तो इस मीन बाय द कोलिजन, तो पहली बात ये है कि कोलिजन हम कहेंगे कि इट इज़ टू आर या व्हेन टू बॉडीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोलिजन हो गया है। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए मैं सपोज करता हूँ, आपको एक बात समझाता हूँ बेटा। यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास एक बॉडी है, लेट्स ये आपके पास सपोज कीजिएगा M1 है, ये एक और बॉडी है जिसका मैस सपोज कर लीजिएगा बेटे कि M2 है। ये दोनों बॉडीज आपस में सपोज कर लें कि कोलाइड कर गई हैं। अब यहाँ पे जब कोलाइड कर गई हैं तो देयर इज अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू बॉडीज। तो इसका मतलब है ये कोलाइड कर गई हैं, तो इसका मतलब है जब भी दो बॉडीज कोलाइड करेंगी तो फिजिकल कांटेक्ट होगा। अब यहीं से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि देखें, अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से लिखूं, एक शॉर्ट क्वेश्चन बना लेते हैं कि कोलिजन के लिए फॉर कोलिजन कैन देयर मस्ट बी अ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज। क्या फिजिकल कांटेक्ट होना लाजमी है जब आप कोलिजन की बात करेंगे? तो आंसर जब आपने इसका लिखना है तो आंसर इसका लिखेंगे बेटे कि ज़रूरी नहीं है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर कोलिजन that there is a physical contact। अब फिजिकल कांटेक्ट के लिए कोलिजन अगर आपने बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल कांटेक्ट हो, उसके बगैर भी कोलिजन हो जाती है। जैसे ये बात ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये हमारे पास एक सपोज कर लें बेटा कि एक न्यूक्लियस है, ठीक हो गया, एक एटम है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के गिर्द, ये कोई भी चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन, लेकिन जैसे ही इसके पास पहुंचेगा तो ये अपनी डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की फील्ड मौजूद है, तो वो फील्ड इस फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो देखें, इंटरेक्शन तो हो गया लेकिन फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम बात करेंगे कि एक फील्ड किसी भी दूसरी फील्ड से इंटरेक्शन करेगी तो फिर आप कहेंगे कि ये आपका क्या हो गया है, देयर इज़ अ कोलिजन बिटवीन। तो इसका मतलब ये है कि कोलिजन बगैर फिजिकल के कांटेक्ट भी पॉसिबल है। सो फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन हो तो आपका कोलिजन हो जाता है, लेकिन उसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। इस बात को ज़रा आपने जहन में रखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक, अब आ जाए हमारे पास जब कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं? कोलिजन हमारे पास बेटे दो टाइप्स की होती हैं जब आपने डिस्कस करना है। नंबर वन, सबसे पहला बात आप जब डिस्कस करना है इसको, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, और सेकंड हमारे पास होती है इन इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट कोलिजन की जो टाइप आपकी पास आ जाती है वो है इलास्टिक कोलिजन, और सेकंड जो आपके पास आ जाती है इट इज़ इन इलास्टिक कोलिजन। यहाँ से कुछ डेफिनेशंस है, तो अब मैं पॉइंट फॉर्म में ये बात लिखवा रहा हूँ, तो आपने डेफिनेशन को जब लिखेंगे तो उसको आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि जब इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं तो बेटा चाहे इलास्टिक कोलिजन हो या फिर आपके पास जो हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों सिचुएशन में आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है। जो P आपने लिखा हुआ है, P स्टैंड्स फॉर द मोमेंटम। मोमेंटम दोनों ही में कंजर्व्ड होता है, लेकिन आप इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी करेंगे। जब इलास्टिक कोलिजन की बात होगी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी
कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन जब आप इनइलास्टिक की बात करेंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोलिजन हमारे पास है, चूंकि इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो रही है, सपोज कर लीजिएगा कि किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान कोलाइज कर रहा है, यानी सपोज कर लें कि दो बॉडीज़ आपस में टकरा रही हैं। जब टकरा रही हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जब टकरा रही हों दो बॉडीज़ आपस में और वहाँ उस बॉडीज़ में टकराने के बाद ना तो आवाज़ प्रोड्यूस हो ना तो हीट प्रोड्यूस हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ नो साउंड एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, देयर इज़ नो साउंड एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। अगर यहाँ पे साउंड और हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो इसका मतलब है तो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है ये केस कौन सा बन गया, आप इसके लिए लिखेंगे ये जो केस आपका बन जाता है, दिस इज द आइडियल केस। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऐसा केस बन गया जो कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये आइडियल केस बन गया। तो आइडियल केस में नो हीट एंड साउंड इज प्रोड्यूस, सो विच इज द इलास्टिक कोलिजन। लेकिन जब आप बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की, तो इसमें आप क्या कहेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड अगर नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज साउंड एंड हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है और आपके पास हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास क्या हो गई है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती तो साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके लिए लिखेंगे कि दिस इज़ दी प्रैक्टिकल कंडीशन, या आप कह देंगे कि दिस इज़ दी प्रैक्टिकल केस। क्लियर बेटे, ये बात सबको समझ आ गई? चले देखें, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, बेटे ये एमसीक्यू बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बन जाता है कि बताएं कि इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, इस दोनों में याद रखें कि जो टोटल एनर्जी होती है वो तो कंजर्व्ड ही रहेगी हर हाल में, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे नॉन इन इलास्टिक कोलिजन हो, टोटल एनर्जी ने कंजर्व्ड ही रहना होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक, अब आ जाए इसके एग्जाम्पल के ऊपर। जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होता है तो उसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि जो मेट्रॉइड होता है, इसकी स्पेलिंग आप लिखते हैं METE ओ मेट्रॉइड ऑन फॉल्स ऑन द अर्थ। ये जब ज़मीन के ऊपर ये गिरते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये जो आपके पास है ये ऑलमोस्ट नो हीट इज़ प्रोड्यूस, नो साउंड इज़ प्रोड्यूस, तो ये आपके इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा। जबकि जब आप इनइलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं उसकी एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, जब आपके पास कोलिजन होती है, इट इज़ द कोलिजन व्हेन देयर इज कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल, तो उस टाइम आप कह सकते हैं कि ये आपकी इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक, अच्छा अब हमने क्या डिस्कस करना है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा हमने उसको डिस्कस करना है, वो क्या है, वो हमारे पास आ जाता है कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ये हमारा आर्टिकल है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आप इसको लिखेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मीन्स कि सिर्फ एक एक्सेस के अलॉन्ग मूवमेंट होगी, आपके पास दो एक्सेस के अलॉन्ग मूवमेंट नहीं हो सकती, इसलिए आप इसे बोलेंगे कि आपका क्या है, वन डायमेंशनल मोशन कहा जाएगा। अच्छा, इसके लिए ना कुछ कंडीशंस हैं कि इलास्टिक कोलिजन अगर आपके पास हो वन डायमेंशनल में तो उसकी कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन को आपका ओबे करवाना है, तब जाके आप इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी डेरिवेशन नहीं होगी। सबसे पहला पॉइंट इसके लिए इलास्टिक कोलिजन्स के लिए वन डायमेंशनल के केस में कि बेटा जो भी आप बॉडीज लेंगे दीज बॉडीज विल नॉट रोटेट। ठीक है,
तो नॉन रोटेटिंग बॉडीज होनी चाहिए। क्यों? ताकि अगर जब रोटेशन आ जाता है तो इसका मतलब फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा। रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, तो अगर आप रोटेटिंग बॉडीज ले रहे हैं तो फिर लीनियर मोमेंटम के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एंगुलर मोमेंटम भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो उसको भी कंजर्व रखना पड़ेगा, जो कि फिर थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है उसके डेरिवेशन करते हुए, क्योंकि उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल नहीं आएगी बल्कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी आ जाएगी साथ में। तो इसलिए फिर हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि हमारे पास हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी को वन डायमेंशनल में मोशन में ले लेते हैं और साथ में कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म किया जा रहा है, ताकि हम इससे सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लें, ताकि उसको हम आसानी से डील कर सकें। तो सबसे पहली बात कि नॉन रोटेटिंग आपके पास बॉडीज़ होनी चाहिए। नॉन रोटेटिंग बॉडीज़ का मतलब ये है कि ताकि लीनियर मोमेंटम उसका क्या रह सके, कंजर्व रह सके। ठीक, अच्छा। सेकंड इसके अंदर पॉइंट आपका ये आएगा कि जो भी बॉडीज़ आपने कंसिडर करनी है वो आपके पास क्या हो, हार्ड, और आपके सेकंड इसके लिए कंडीशन होती है कि स्मूथ सरफेसेस हो, हार्ड एंड स्मूथ स्फीयर्स हो। वाई? क्यों? वजह यह है, हार्ड इसलिए होने चाहिए कि जब कोलिजन्स होगा तो फिर इनमें कोई भी डीफॉर्मेशन प्रोड्यूस ना हो, तो ताकि इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन को हम सेटिस्फाई करवा सकें, ताकि फिर ये डिफॉर्मेशन की तरफ ना जा सके। अब हमारे पास क्या है, हमने डेरिवेशंस करनी है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो कोलिजन होगी इन दो बॉडीज़ के दरमियान, आप इसको लिखेंगे कि यहाँ जो कोलिजन हो रही है वो हेड ऑन कोलिजन हो रही है। हेड ऑन कोलिजन मीन्स कि फिजिकल कॉन्टेक्ट होगा बिटवीन द टू बॉडीज़, तो उसको आप बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें मेरे पास एक बॉडी है, जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे पास एक बॉडी है, इसको आप समझे कि ये एक बॉडी जिसका मैस आपका क्या है, m1 है, ठीक है। ये आपके पास एक बॉडी है जिसका मैस m1 है, और ये जिस वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है टुवर्ड द राइट साइड, आप इसको बोल ले कि ये मेरे पास क्या है, u1 वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है। ये सेकेंड बॉडी आपके पास है, इसको आप समझें कि जिस वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है, इसको आप कह दें कि ये क्या है, u2 से मूव किया जा रहा है। दोनों बॉडीज ने आपस में कोलाइड किया, कोलिजन नहीं, ये आप समझें कि m1 है, ये समझें कि बेटा m2 है, तो कोलाइड करेंगे तो फोर्सेस लगेगी। इसके ऊपर फोर्स लग रही है टुवर्ड, लेट्स से हम कहते हैं कि राइट साइड, इसके ऊपर फोर्स लग रही है टुवर्ड, लेट्स से आपके लेफ्ट साइड पे लग रही है। दोनों एक्सर्ट सेम फोर्स करेंगे, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि ये एफ राइट वर्ड पॉजिटिव ले रहा हूँ तो लेफ्ट वर्ड को मुझे क्या लेना पड़ेगा फिर नेगेटिव, बिकॉज फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब जब ये कोलाइड कर गए, कोलिजन के बाद आपका क्या हो गया, कोलिजन के बाद आपके पास हो गए कि दोनों बॉडीज मूव करने लगे। ये आपके पास m1 कह दे, ये आपके पास m2 है। ये जिस वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है आप इसको कह दें कि ये क्या है, v1, और ये जिस वेलोसिटी से मूव किया जा रहा है इसको आप कह दें ये क्या है, v2 है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे सबसे पहले आप लगाएं इसके ऊपर अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं आपसे पूछूंगा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया करना है, तो देखें सबसे पहले बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन मस्ट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब ये कोलिजन आपके पास बराबर होने चाहिए दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी इलास्टिक कोलिजन है जो कि बिफोर कोलिजन है, उसको आप कहते हैं लेट दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप इसको कह दें कि लेट दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और आफ्टर कोलिजन को आप कहते हैं कि ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बेटे, बड़ा सिंपल हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर 2 is equals to kinetic energy of the sphere 1 which is after collision plus kinetic energy of the second body which is after collision। इसको आप kinetic energy 2 प्राइम का नाम दे दें।
प्राइम इंडिकेट करेगा कि ये वो एनर्जीज है जो कि आपने आफ्टर कोलिजन कंसिडर की हुई है। ठीक, अब मुझे एक स्टूडेंट लिखवाए ज़रा, हबीब साहब लिखवाइएगा, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की ज़रा लिखवाएं तो क्या बनेगी। जी, फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी वेलोसिटी को हमने डिनोट किया हुआ किससे, इसको वेलोसिटी को हमने डिनोट किया है बिफोर कोलिजन को u1 से, तो आप इसके लिखेंगे u1 स्क्वायर प्लस सेकेंड बॉडी आपके पास है 1/2 एम u2 बनेगा, इसका मैथ हमारे पास m2 है, इसका मैथ हमारे पास क्या है m1। दिस इज इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन क्या बनेगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर बन जाएगा। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जहाँ पे ये आपके पास 1 की टर्म है उसको 1 के पास ले आए, यानी इसको आप लेफ्ट साइड पे लेके आ जाइएगा और इस 2 को आपने राइट साइड पे लेके चले जाना है। जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो फिर आपके पास क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट, मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर था, उसके साथ में लिखूंगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, और राइट साइड पे था मेरे पास 1/2 m2 v2 स्क्वायर था माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर था। मैं देखो दोबारा कर देता हूँ, देखिए m1 v1 स्क्वायर को उधर लेके चले गए हैं तो आपका 1 इधर चला गया, माइनस का हो जाएगा, और v2 m2 u2 को आप इस राइट साइड पे ले गए तो वो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो आपके पास बनेगा माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस m1 u1 था, आप u2 को इस तरफ लेके गए तो m2 एंड ये u2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखें, सबसे पहली बात आप क्या करें, आप कॉमन ले ले 1/2 को, मैं लिखूंगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट साइड से भी कॉमन ले ले 1/2 को, तो m2 ये बनेगा v2 स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा आपके पास m2 u2 स्क्वायर बन जाएगा। तो जब आप इसको कॉमन ले लेंगे तो सारी बात है आपके राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर माइनस क्या बनेगा m2 u2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ से एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप m2 को भी कॉमन ले लें यहाँ से, और यहाँ से बेटा आप क्या कर लें m1 को भी कॉमन ले लें, तो राइट साइड पे आपका बनेगा m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और ये बन जाएगा। अब देखिए ना, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा a प्लस बी, और ये क्या बनेगा a माइनस बी। अब इसी के अकॉर्डिंग आप ओपन करें, ये बनेगा m1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस क्या बनेगा v1 इज इक्वल्स टू m2, इसके ऊपर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं तो a प्लस बी, इसका मतलब है क्या बनेगा v2 प्लस u2, और साथ में क्या बनेगा v2 माइनस क्या बनेगा u2 बन जाएगा। ठीक है, v2 माइनस ये बनेगा m2 इंटू v2 प्लस u2 माइनस क्या बनेगा v2 माइनस u2 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इक्वेशन मेरे पास आ गई, इसको ज़रा नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई a। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, आपके पास जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन का हम कहेंगे कि इक्वेशन किसके बेस के ऊपर हमने बनाई है, ये हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाए, हमने इसके ऊपर लगाना है सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं, मैं इधर ही आपका इंप्लीमेंट कर देता हूँ। हम लगाएंगे इसके ऊपर क्या, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। तो वो आपके पास क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मीन्स इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होने चाहिए। तो स्फीयर अगर आप देखेंगे तो पहला क्या था, m1 था, और सेकंड क्या था, m2 था। तो उसका हम क्या लिखेंगे, m1, और उसकी वेलोसिटी हमने किससे नोट की, u1 से, प्लस सेकंड का मैस m2 था और उसकी वेलोसिटी क्या थी, u2, इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से कि m1 v1 प्लस क्या लिखूंगा, m2 v2। अब जो काम आपने पहले किया था कि 1 को 1 के साथ लेके गए हुए थे और 2 को 2 के साथ लेके गए हुए थे, तो बेटा m1 को इस तरफ लेके जाएं और u2 को आप इस तरफ लेके आ जाएं। तो मैं ये बात इस तरह से लिख सकता हूँ, m1 u1 माइनस क्या बनेगा, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, और ये u2 की टर्म राइट साइड पे आएगी तो क्या बनेगी, माइनस साइन m2, और साथ में क्या बनेगा, u2 बन जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे m1 कॉमन ले लें, राइट साइड पे आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, राइट साइड पे आपके पास आएगा कॉमन, क्या आएगा बेटे, वो आ जाएगा m2। तो लेफ्ट साइड पे आप जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m1 इंटू u1 माइनस आपके पास बनेगा v1 इज इक्वल्स टू, ये बनेगा m2 इंटू, मैं स्लाइड को जरा दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ, देखें m2 कॉमन ले लिया तो v2 माइनस u2 बच जाएगा, v2 माइनस u2 बनेगा v2 माइनस क्या बनेगा, u2। अब इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब देखिए क्या करें आप डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर ए बाय इक्वेशन नंबर बी। जब आप डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड को आपने इक्वेशन बी के लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर देना है। तो इक्वेशन ए आपके पास क्या थी, इक्वेशन ए तो बेटा आपके पास थी ये वाली कि m1 इंटू यू वन प्लस वी वन। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, आपके पास थी m1 u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1। इसके राइट हैंड साइड क्या थी, m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। ये आपके पास इक्वेशन थी किसकी, 1 की। आप इसको डिवाइड कर दें इक्वेशन बी से तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड से। इसकी लेफ्ट साइड क्या है, m1 इंटू यू वन माइनस वी वन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, m2 v2 माइनस u2। अब m2 से कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, m1 से कैंसिल, और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस बात को इस तरह से लिख सकता हूँ कि u1 प्लस v1 इक्वल्स टू v2 प्लस u2 में लिख सकता हूँ। ठीक, अब दोबारा क्या करें आप ज़रा, ये आपके पास u1 क्या है, इट इज़ दी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। आप इसको बिफोर कोलिजन के साथ ले लें और उसको बेटा आप राइट साइड पे लेके आए आफ्टर कोलिजन के पास। तो इस बात को आप इस तरह से लिख सकते हैं, u1 माइनस क्या बनेगा, u2 इक्वल्स टू v2 माइनस क्या बनेगा, v1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लें तो बनेगा v1 माइनस v2। अब ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है यहाँ पे ये टर्म, ये आपके पास क्या है, दिस इज दी, आप इसको लिखेंगे दिस इज दी relative velocity of approaching, और इसको जब आप बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे दिस इज दी relative velocity of separation। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मेन इक्वेशन आ गई जो आप इसको लिखे हुए थे। ठीक है, ये दोनों की स्पीड, ये जो नेगेटिव साइन आपके पास करता है ये क्या शो करता है, ये शो करता है दिस इज दी ऑपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों की वेलोसिटीज आपस में क्या है, वो ऑपोजिट है।